नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो गणित है इसको हमने समझा है और ये इसके जो है हमने अध्याय 1 2 3 4 तक इसको कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें इसका अगला अध्याय देखना है। यदि आप किसी कारणवश है इसको नहीं समझ पाए, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इस पर जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, या इसमें हमारा जो है व्हाट्सअप ग्रुप भी है और टेलीग्राम, तो इन पर जाके आप सीधे लिंक से जाकर के जुड़ सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स हैं कि हम किस प्रकार से इन सारी प्रोसेसों को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको जैसे मान लीजिए आपको ये इस प्रकार से एक वीडियो देख रहे हैं, मान लो ये एक वीडियो है और इसको आप देख रहे हैं और यहाँ देखें तो इसके नीचे ढेर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। देखिए, इसको हम थोड़े बड़े में करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे ये जो होता है मोर लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये लाइक रहता है और ये शेयर के लिए भी है, और ये कमेंट्स है, ऐड ए कमेंट्स, यहाँ कमेंट्स लिख करके भेज सकते हैं। और यदि प्ले लिस्ट पर जाना है तो ये जो चैनल का नाम है गणित वाले सर, इस पर आप सीधे क्लिक करके प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस आप ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे देखिए, तो आज हम इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है इसका जो अगला अध्याय है, ये देखिए यहाँ अनुक्रमणिका दी गई है और इसमें अगला अध्याय हमारे आंकड़ों का हमारा जो प्रबंधन वो हो गया है। आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। वर्ग और वर्गमूल, इससे संबंधित जो इसके प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को, ये जो अध्याय 5 है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि जब हम किसी संख्या को सम से गुणा करते हैं या गुणा होती है तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो, जैसे 5 है, इन्होंने बताया कि 5 है, 5 को उसी संख्या से फिर से गुणा कर दें तो जो गुणांक में हमें संख्या मिलने वाली होती है, ये जो संख्या 25 मिली है, ये 5 का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। यानी 5 पर वर्ग को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, 5 पर ऊपर 2 इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको घात बोलते हैं। और घात में आपने घातांक के नियम और ये सारी घातें सीखी भी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते जाते हैं। अब वर्ग होता क्या है? वर्ग जैसे मान लीजिए हमारी इस प्रकार से समान लंबाई चौड़ाई की कोई आकृति होती है, इस प्रकार से उतनी ही लंबाई है, उतनी ही उसकी चौड़ाई है, बराबर है, तो ये वर्ग कहलाता है ना। लंबाई भी हमारी जैसे 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5-5 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं आ जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यह आकृति को वर्ग बोलते हैं। क्या है ये? वर्ग। आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, आयत अलग अलग होता है, इसमें लंबाई अलग रहेगी, चौड़ाई अलग रहती है, तो ये आयत नहीं है। क्या है ये? वर्ग। हम पढ़ रहे हैं आज इसको वर्ग। तो देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, इस प्रकार से दर्शाया गया है। यानी हम किसी संख्या का वर्ग यानी उसी संख्या का उसी में एक बार और गुणा करके जो उत्तर आता है इसका क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक चर राशि ले ली है, ए का वर्ग, ए गुणित ए, 2 बार गुणा करेंगे तो ए पर भी 2 की घात लग जाएगी। अकेली संख्या भी बस नहीं होती, हमें यहाँ पर आगे चर राशियाँ भी पढ़ना है। एक्स वाई जेड जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, या किसी भी संख्या पर हमें वर्ग लगाएं या हमारी चर राशियों पर, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखें तो जो हमने अभी आकृति बनाई थी ये वर्ग है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यह भी हमारा क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, क्योंकि इसमें भुजा रहती हैं, भुजा उतनी ही भुजा ये है, तो भुजा भुजा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों भुजाओं का गुणा कर देते हैं। तो भुजा का जब उसी का उसी में गुणा करते हैं तो हमने देखा कि यदि हमने 5 का 5 में गुणा किया तो 5 का इस प्रकार से वर्ग निकलता है। तो भुजा का भुजा में गुणा करेंगे, जैसे यहाँ इन्होंने ए का ए में गुणा किया तो ए पर वर्ग लग गया। अब यदि हम भुजा का भुजा में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, भुजा पर भी क्या लग जाएगा, यहाँ हम भुजा पर वर्ग लगा देंगे, भुजा का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से ये कहलाता है इसका वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं। तो ये देखें, ये वर्ग की आकृति यहाँ पर दर्शाई गई है, इनको जरा एक बार अच्छे से गौर से समझ लीजिए, देख लीजिए तो किस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त होती हैं। ये देखिए 1 2, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 है ना, और यहाँ 1 2, ये 2 खंड है यानी 2-2 सेंटीमीटर की है, तो ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये सभी 2-2 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई ये यहाँ पे दी गई है। तो ये क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। तो इस एक वर्ग में 4 वर्ग है यहाँ पे रखे गए हैं बराबर बराबर लंबाई चौड़ाई के, यानी 1 और 1 2, ठीक है ना, 2 और 2 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 1 1 दिया यानी 2 ये दी गई है, 2 ये है, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई या सेंटीमीटर में दिए तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से मानते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ उदाहरण बताया है। इसी प्रकार से यदि हम इनको इस प्रकार से रखें, एक एक के
समूह में 1 2 3, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाती है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 वर्ग हैं। तो अब देखिए समान लंबाई के 3 वर्ग रखे गए हैं, तो कितने वर्ग हो गए टोटल, ये 3 त्रिका 9 वर्ग हो गए। तो हम जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसी का उसी में गुणा कर देते हैं, यानी भुजा का भुजा में गुणा कर देते हैं, तो ये इसका वर्ग निकल आता है या इसका क्षेत्रफल निकल आता है। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ देखिए सारणी पर ध्यान दीजिए, ये संख्याओं के कुछ गुणधर्म बताए गए हैं। यहाँ पर संख्या लिखी गई है और यहाँ पे उनका वर्ग करके यहाँ पे बताया गया है कि 1 का वर्ग क्या, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, इस प्रकार से यहाँ तक आपको 20 के वर्ग दिए गए हैं। तो ये सभी संख्याएं जो इसमें दी गई हैं, यहाँ पे आप इनको एक नज़र देख लें कि किसी संख्या का हम जब वर्ग करते हैं तो आगे जो यहाँ पर संख्याएँ दी गई ये वर्ग के रूप में प्राप्त की गई हैं। अब यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि जो ये सारणी दी गई है, इस सारणी में सभी वर्ग संख्याओं की इकाई के स्थान बताए गए हैं कि हमें जब हम सभी संख्याओं के 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग करते हैं तो उनकी इकाई का स्थान 0 1 4 5 6 और 9 प्राप्त होता है। इसमें जो है क्या क्या नहीं दिया, 2 नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है और 7 नहीं दिया, 8 नहीं दिया। ये अंक प्राप्त नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझने के लिए है। और यहाँ देखें, यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तो इसकी जो वर्ग होती है संख्या की, अंत में उसके 1 आता है, यह बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक है, हम किसी भी संख्या का 1 का वर्ग करें या 9 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग करने पर 1 मिलता है और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 मिलता है। देखिए ये दिया गया। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते जाते हैं कि 4 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग में हमें संख्या 6 मिलती है और 6 के वर्ग करें हम तो 6 के वर्ग में भी हमें संख्या 36 यानी 6 ही मिलता है और 4 चौके 16, इसमें भी इकाई का अंक 6 मिलता है। तो 4 या 6 हो तो उसकी संख्या इकाई क्या होती है, 6 ही होती है। यहाँ देखें, किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 5 मिलता है तो उसकी संख्या जो है 5 ही होती है। इस प्रकार से हमें दिया गया है। यदि किसी संख्या की हमें यहाँ पे जो अंत में 0 मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो सम संख्या में हमें प्राप्त हो जाते हैं। यदि 1 0 है, 10 का वर्ग किया तो 2 0 प्राप्त होती है, यानी हमें यहाँ पे सम यानी जोड़े के रूप में प्राप्त होते जाएंगे। 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सम संख्या में 2 4 6 8 इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं इस प्रकार से समझाने के लिए कि ये जो संख्या है इसका हम वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ देख लें, जो ये सारणी दी गई है, प्रत्येक संख्या का जो वर्ग दिया गया है, ये वर्ग को हम वर्गमूल में परिवर्तन कर 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5। तो ये वर्गमूल के रूप में यहाँ आगे संख्या जो हमें मिलती है, जिस संख्या का वर्ग करते हैं वो जो हमें वर्ग प्राप्त होता है, उसी संख्या का वर्गमूल ही वो संख्या प्राप्त हो जाती है। ये संख्याएं दी गई हैं जो कि हमारी इन संख्याओं के वर्गमूल हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। इस वर्गमूल को हम किससे, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो चिन्ह दिया गया है वर्गमूल का, किसका, वर्गमूल। वर्गमूल के चिन्ह को इस प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए ये 64 पर लगाया है, यानी वर्गमूल का निशान हमें इस प्रकार से बना देना है। और इस वर्गमूल का अर्थ होता है कि 1/2 की घात। क्या होता है, 1/2 की घात। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया। तो चलिए आगे देखें इसको। यहाँ देखिए कुछ गुणनखंड इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। यदि हमें किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी इसको हम निकाल लेते हैं। किस प्रकार से, इनके जोड़े बना लेते हैं जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और 2-2 के समूहों में जितने समूह आते हैं उन समूह में संख्या लेते हुए हम इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 144 के हमने इस प्रकार से 144 लिखा और 144 में हम यहाँ 2-2 का भाग लगाते जाते हैं और इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते जाते हैं ना। तो ये 2-2 का गुणा करते हुए इस प्रकार से हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे और इनको 2-2 के समूह में बांट लेंगे। 2-2-2 है ना, तो कितने बार आया, 2 बार आया और 1 3 बार। तो ये इन्होंने इस प्रकार से वर्ग के रूप में लिखा और सीधा इसका वर्गमूल 2 दूनी 4 4 3 12। 144 का जो वर्गमूल है कितना आ जाता है, 12। चलिए आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को अब यहाँ से देखें तो आपको जो इसमें जानकारी दी गई थी वो समझ में आ ही गई होगी। अब यहाँ से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई क्या होगी। हमने अभी देखी है तो उसमें लिखा हुआ था कि 6 होती है। ठीक है ना, तो ये बी में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन यहाँ हम लिख देंगे और बी वाले गोले को भर देंगे।
प्रश्न 2 देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या होगी, वो हमेशा किसमें बताई गई है? सम में होती है ना। तो सम ए में दिया है, यहाँ ए वाला ऑप्शन भरेंगे और यहाँ लिख देंगे सम संख्या, ठीक है ना। चलिए अगला इसमें दिया गया है, इसी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगला दिया है, इसमें दिया है कि प्रश्न क्रमांक 3, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। कितना होगा? जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 6 का 6 में गुणा कर देते हैं, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, है ना। वर्ग में यही होता है क्षेत्रफल में। तो हम कितना यहाँ पे प्राप्त कर पा रहे हैं? 6 6 36, डी में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। 12 का वर्ग 12 का 12 में गुणा 144, तो 144 किस में दिया? ये दिया डी वाले ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे और डी वाला यहाँ पे गोला भर देंगे। यहाँ देखिए 169 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको 169 के जो है वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो इसका 13 13 169 होता है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 13। 169 का वर्गमूल 13 होता है। कुछ संख्याओं के वर्गमूल हमें याद भी करना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संख्या जो बड़ी संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 169 है, तो 13 में 13 ही का गुणा करना। अब यहाँ 2 2 के जो है हम अभाज्य गुणनखंडों से नहीं निकाल पाते हैं, तो आगे जो संख्या मिलती है 13 है, 17 है, इनके हमें याद करके भी रखना है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें 13 दिया गया, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए, 44 का, 43 का और 24 का, इनके हमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग में हम क्या करते हैं? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या दी गई है, 44 है, 43 है, 24 है ना। तो हम क्या करेंगे? इनको इसी संख्या का इसी में गुणा करेंगे। अब 44 का पहाड़ा नहीं आता तो 4 4 का गुणा कर लेंगे, 4 का पहले किया, 4 का बाद में करते और जोड़ लेते हैं, तो हमें मिल गया है 1936। यहाँ 43 का 43 में गुणा करेंगे, पहले 3 का कर लीजिए, 3 का 129 आएगा, 4 का गुणा करेंगे 43 में तो 172, जोड़ देंगे 1849 आ जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। 24 का 24 में, हाँ तो 24 का पहाड़ा आपको आता होगा, 24 चौके 96 होते हैं, 96 की 6 9 हासिल और 24 दूनी 48, 48 में 9 जोड़ेंगे 57, 576 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें, पैथागोरस त्रिक लिखिए और उसका एक सदस्य 12 है। तो पैथागोरस त्रिक जो होते हैं संख्याएं कि हमारी जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह कहलाता है पैथागोरस त्रिक, ठीक है ना। सूत्र भी होता है ये। तो पैथागोरस त्रिक का जो सूत्र है ये है, देखिए यहाँ पे 2m m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1, ये होता है पैथागोरस त्रिक का सूत्र, ठीक है। जब हमें सम संख्या दी रहे तो सम संख्या दी हो तो आप 2m के बराबर माने, और विषम संख्या दी हो तो हम इसको m वर्ग ऋण 1 के बराबर मान लेते हैं, या हमारे घटाने में आता तो m वर्ग धन 1 के रूप में हम इसको मान करके हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या है, सम संख्या 12 है तो 2m बराबर 12 कहलाइए। कितनी कहलाए? 2m बराबर 12। तो m बराबर कितना आ जाता है? 12/6 यानी संख्या 6। m का मान 6 निकल आया, तो इसमें m वर्ग ऋण 1 में भर देंगे और m वर्ग धन 1 में भरेंगे, तो m वर्ग ऋण 1 बराबर 6 वर्ग ऋण 1 बराबर 36 ऋण 1 बराबर हमें 5 में 35 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। संख्या यहाँ पे दूसरी निकालेंगे, m वर्ग धन 1, तो m की जगह पे 6 रखना, ये m बराबर 6 निकल आया ना, ये तो 6 का वर्ग होता जाएगा, तो 6 का वर्ग धन 1, 6 का वर्ग 36 धन 1 बराबर 37। ये कहलाएगी हमारी जो पैथागोरस से निकलने वाली जो संख्या होती है पैथागोरस त्रिक कहलाती है। ये है 12, 35 और 37, ये कहलाएगा पैथागोरस त्रिक। यदि पैथागोरस त्रिक में संख्या दी रहती हैं तो बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये पैथागोरस त्रिक में संख्याएं हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं के हमें वर्गमूल निकालना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे हमने इनके गुणनखंड निकाले हैं। 1296 दिया है और 289, तो 1296 के हम यहाँ 2 2 के भाग लगाते गए, नहीं जाता है तो हम यहाँ से 81 से 3 का भाग लगाना शुरू कर दिया और यहाँ से ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से 289, देखिए ये संख्या होती है, ये हमें याद करना पड़ेगी। 289 17 का 17 में गुणा होता है, तो 17 17 में 289, तो 17 का 17 बार और 17 एकम 17 आ जाएगा, ठीक। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए संख्याओं के। अब वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से 1296 यानी 1296 का वर्गमूल इस प्रकार से लगा देंगे और 2 2 के समूह बनाते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये तो 2 2 के 2 जोड़े, 3 3 के भी 2 जोड़े आ जाएंगे, तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? उत्तर 36, ठीक है। 1296 का वर्गमूल 1296 का 36 होगा। और यहाँ देखें 289 के यहाँ जो गुणनखंड प्राप्त हुए 17 गुणे 17, एक ही जोड़ा प्राप्त हुआ, तो यहाँ उत्तर में 17 आ जाएगा। तो ये इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल आ जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से निकालना है। यहाँ घटाने की विधि द्वारा 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें जो अगला प्रश्न दिया गया है, घटाने की विधि दी गई है इसमें।
तो जिस संख्या का वर्गमूल घटाने की विधि द्वारा दिया जाए उसमें हमें विषम संख्या को घटाते जाना है। पहले 1 घटाएंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से, ठीक है। जब तक घटाना जब तक शून्य ना आ जाए। तो अब यहाँ देखें कितने बार में शून्य आया है। यहाँ पहली बार घटाया 1, दूसरी बार में हमने 3 घटाया, तीसरी बार में 5, चौथी बार में 7, ये घटा दे गए और ये संख्या हमें घटते घटते क्रम में आगे मिलती जा रही हैं। आगे फिर संख्या में घटाया, 9 घटाया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें से फिर 11 घटाए, फिर 28 मिला, 28 में से फिर हम 13 घटाएंगे। आगे हमें ये विषम संख्या घटाती जाना है। तो यहाँ देखा फिर लास्ट में 15 आ गए, 15 में से फिर 15 घटाएंगे तो हमें मिल गया शून्य। कितने बार में मिला? 8 बार में। यहाँ पे हमने गिनती भी लिख दी क्रम से कि कितने बार में हमें शून्य प्राप्त हुआ, 8 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ जो घटाने की संख्या आ जाएगी कि 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8, ठीक है, 8 अट्ठे 64 होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि 8 बार में शून्य आया है, अतः 64 का वर्गमूल 8 है, ठीक। यहाँ इस प्रकार से, नीचे जगह नहीं है, आपके यहाँ पे जगह हो तो लिख लेना नीचे, ठीक है। चलिए आगे, ये प्रश्न 10वां है। 10वें प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कभी कभी वह छोटी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ भी आगे दिया है कि हम गुणा करें, भाग करें तो हमें वह संख्या कैसे प्राप्त होती है। तो जो संख्या दी हो उस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले प्राप्त कर लेना है, ठीक है, सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या निकालने में। तो यहाँ देखें 600 दी गई थी, 600 का हमने क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाले इसके। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं तो हम उनके दो के समूह बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 5 गुणित 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। तो हमने यहाँ पे लिखा और 2 के समूह बनाए। तो यहाँ 2 के समूह में 2 गुणित 2 और 5 गुणित 2, 5, ये दोनों आए हैं। बाकी में 2 का एक और समूह नहीं है, 3 का भी समूह नहीं है, ये एक एक बच गए हैं। तो 2 गुणित 3 जो संख्या बच जाती है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणित 3 कितना आएगा? 6। अतः 6 का युग्म नहीं है या 2 गुणित 3 के युग्म नहीं है। अतः 6 से भाग देने पर, भाग पूछा जाए तो भाग, गुणा पूछा जाए तो गुणा, तो 6 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किससे गुणा करने पर? 6 से। यहाँ भाग 6 से भाग करने पर, यहाँ भाग पूछा गया, ठीक है ना। तो 6 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। यहाँ दिया गया भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये भाग विधि जो होती है इस प्रकार से हमें भाग दे करके संख्याओं में कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ की प्रोसेस दी गई है। यहाँ 625 पूछा गया था, ठीक है। तो किस प्रकार निकालते हैं? हमें करना क्या है? यहाँ पे दाएं तरफ से 2 के समूह या 2 के जोड़े। तो यहाँ 25 का जोड़ा बनाएंगे, अकेला 6 बच जाएगा। अब 6 किस संख्या के वर्ग में आते हैं ये देखना कि 2 के वर्ग, 2 से शुरू करेंगे, 2 के, 3 के, 4 के, 5, किसके वर्ग में 6 आते हैं? तो 2 के वर्ग में 2 दूनी 4 हो जाते हैं। और लेकिन 3 के वर्ग में 3 का 3 में गुणा करें तो 6, ये ज़्यादा हो रहे हैं। यदि ज़्यादा हो रहा है तो एक कम बार वाली संख्या लेते हैं, यानी 2 गुणित 2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2, यहाँ भी लिख लेते हैं 2 उत्तर के रूप में, और इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी यहाँ 4 लिख देंगे, और इस 2 में जितनी संख्या का गुणा किया उसको फिर से जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ दीजिए, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा संख्या रखने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा अंतर रखना पड़ता है। 6 में से 4 घटाइए, 2 मिलेंगे। अब जो जोड़ी है और अब यहाँ से हम जोड़ी की जोड़ी उतारते जाते हैं। बस यही नियम आगे लगाते चलना है। अब देखें यहाँ इकाई में 5 है, तो 5 एक ऐसी संख्या है कि यदि इकाई में 5 हो तो 5 का गुणा करने पर ही 5 आता है। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब इस 5 का, अकेले 5 का, 25 का नहीं, 5 का गुणा इस 45 में करना है। तो 5 का गुणा 45 में करिए। 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएंगी 2, 5 चौके 20 और हासिल की 2, कितना हो जाएगा? 22। बस ये हमारा उत्तर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से मैं 5 जोड़ेंगे, मिल जाता है 50, ठीक। आखिरी में हमने देखा कि ये जब यहाँ योग 50 आता है तो उसका आधा, ये आधा मिलता है 25। यही उस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। तो ये है इसकी जो भाग विधि रहती है। भाग विधि को हमने यहाँ समझा दिया है। आगे और भी आपको प्रश्न है इस प्रकार से हल करना है ताकि ये आपसे अच्छे से बनने लगे। चलिए इसका 12वां प्रश्न जो दिया गया, अगला प्रश्न है। अब यहाँ देखिए 12वें प्रश्न में भी वही लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी भाग किया है, अब क्या करना? गुणा। तो हमारी प्रोसेस वही रहेगी जैसे हमने अभी किया है कि हम 200 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से
ये गुणनखंड ज्ञात करने की विधि है। तो हमारे 2 2 2 5 5 ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 200 बराबर ये अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखते हैं। अब हम इनके समूह यानी जोड़े बना लेते हैं। 2 का एक समूह बन गया, 5 का एक समूह बन गया, 2 बच गया। 2 का जिसका समूह नहीं है उसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किसमें, 200 में, और यहाँ लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 का युग्म नहीं है, अतः 200 में 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बस ये लिख बस देना है तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 13वां देखिए। तो ये हैं इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, वर्ग लगा है और m लिखा यानी मीटर, 625 वर्ग मीटर यानी ये क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। ठीक है, इस पार्क का एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें इस पार्क की एक भुजा ज्ञात करना है यानी वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर दिया गया है। पार्क की एक भुजा का किनारा कितना होगा, इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो 625 पर इस प्रकार से वर्गमूल लगाइए और यहाँ पे जो हमने अभी भाग विधि सीखी है उसी से ये निकालना सीखिए। 625 का वर्गमूल किससे निकाला, ये भाग विधि से। तो यहाँ देखें 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो ये 25 का जोड़ा बना 6, अभी हमने 625 का निकाला भी है तो 25 ही आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वही विधि यहाँ पे लगा दी गई है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25। तो 625 का वर्गमूल आता है 25, अतः पार्क की जो भुजा है वो 25 मीटर ये निकल के आ जाएगी। ठीक, चलिए प्रश्न 14वां देखें। यहाँ पर प्रश्न 14 दिया गया है कि एक माली 529 पौधे लगाना चाहता है। कितने लगाना, उसको 529, जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताइए, ये बराबर बराबर आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 529 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने 529 का वर्गमूल लेने पर यह दर्शाता है कि 23 का वर्ग बराबर 529। प्रत्येक पंक्ति में यहाँ जो पौधों की संख्या होगी 23 होगी, पंक्तियाँ 23 होंगी और पौधों की संख्या भी 23 ही होगी। तो 529 का वर्गमूल यहाँ पे देखें भाग विधि से हमने निकाला। यहाँ देखिए जोड़े बनाएंगे तो 29 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना। यहाँ पे हम 5 का वर्ग मूल निकालेंगे तो कितने में हमारी किस संख्या के वर्ग में 5 आते हैं, तो 2 गुणे 2 में हमारे 4 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे। 3 का गुणा करें तो 3 त्रिका 9 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम छोटी संख्या ले लेते हैं उसके आगे वाली। तो 2 गुणे 2 यानी 4। ठीक है ना, जैसा अभी हम करते जा रहे हैं। तो 2 दूनी 4 आ गया, एक घटाएंगे 1 मिलेगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा, 2 और 2 यहाँ 4, अब यहाँ 3 त्रिका 9। इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं यानी 3 की संख्या का 43 में गुणा कीजिए, 129 आएंगे और यहाँ 3 जोड़ेंगे 46, 46 का आधा 23 होता है यानी ये बिल्कुल सही है। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 23 और पौधों की संख्या 23। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखें प्रश्न 15 लास्ट दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है। तो यहाँ 4, 9 और 10 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम ही समावर्त निकालेंगे। लघुत्तम समावर्त यहाँ पे देखिए हमने गुणनखंड विधि से निकाल दिया है। तो 4, 9, 10 इस प्रकार से लिखेंगे और अलग अलग लिखना या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इकट्ठे भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात का ध्यान रखना है कि ये 4910 नहीं है, यह संख्या 4, 9, 10 अलग अलग है। 2 का भाग देंगे 4 में अलग देंगे, 2 का भाग 9 में अलग देंगे, नहीं जाता है तो नीचे उतार लेंगे। 2 का भाग 10 में देंगे, यहाँ पे देखिए 5 आया, यहाँ पे 2 आया, 9 में भाग नहीं गया तो यहाँ पे 9 ज्यों के त्यों उतारेंगे। अब 2 का फिर देंगे तो 2 में जाएगा, 9 में और 5 में नहीं जाएगा तो 9 और 5 यहाँ उतार लिए। अब 3 का देंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 उतारते जाएंगे और 3 त्रिका 9, 5 में नहीं गया तो फिर 5 उतारेंगे। 3 का भाग दिया यहाँ पे, 5 में नहीं गया फिर 5 उतार लेंगे। अब 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, नीचे 1 1 सभी में आ गया। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ही 9, 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है ना, तो गुणा किया हमने तो आ गया 180। 180 में यदि हम 4 का भाग दें, 9 का भाग दें, 10 दें, प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या 180 प्राप्त हो जाएगी। तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि इसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो आगे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, बच्चों को शेयर भी करें, अन्य अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, यदि आपको लगता है कहीं डाउट लगता है, नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि यह प्रश्न 14वां, प्रश्न 15वां या प्रश्न जो भी हो या जिस प्रश्न में जहाँ दिक्कत गई हो तो वो आप ज़रूर कमेंट से करके आप भेजिएगा, मैं आपकी समस्या का निदान करूँगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद।